हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे शेयर मार्केट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और ये मेरा पैशन कैसे बना, जिसकी वजह से मैं लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी छोड़कर मैंने इस पैशन को फॉलो करने का डिसीजन लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे डिस्कशन को मैं तीन पार्ट में रखता हूं। फर्स्टली मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है। सेकंड, मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी का आउटकम क्या रहा है। थर्ड, मेरे फेवरेट सेक्टर्स कौन से हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अबाउट मी से। सो आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बीचो वाराणसी। 2017 में मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने मेरी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करी थी। जॉब करना स्टार्ट किया था 2017 में। मैंने लास्ट 8 इयर्स में मल्टीपल कंपनीज के अंदर जॉब किया। बात करूं इक्विटी इन्वेस्टिंग की, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जर्नी की, तो मेरा एक दोस्त था, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किया करता था। तो 2018 में उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया क्या मनीष, ये एक स्टॉक मार्केट नाम की चीज होती है जहां पे पैसे लगाकर पैसे बना सकते हैं। तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया ट्रेडिंग करने के लिए। वो इंट्राडे ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग क्या करता था। तो जो चीज उन्होंने मेरे को बताई मैंने भी करना स्टार्ट करी। हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन जो स्टॉक मार्केट में नया नया आता है, वो यही जान के आता है कि मैं आज स्टॉक मार्केट में जाऊंगा और 1 महीने के अंदर पैसे अच्छे खासे कमा के निकल जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो सेम मेरे साथ में हुआ। मैंने जर्नी स्टार्ट करी, मेरे दोस्त ने मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना सिखाया। मैंने धीरे धीरे वो करना स्टार्ट किया। शुरुआत के 3 महीने में, 3 से 4 महीने में लगभग मेरे को लगभग 50,000 का नुकसान हुआ। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ कि यार नुकसान कैसे हो गया। बड़ा लाइक डिसअपॉइंटेड हुआ। पॉइंट इज कि यार एक सामान्य ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाला पर्सन जो अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट किया, शुरुआत के पहले दूसरे साल में ही उसने कोई एक ऐसा इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया, फिर कोई भी एक जहां पे इन्वेस्टमेंट किया जहां पे उसको नुकसान हुआ, वो थोड़ा मेरे को काफी डिप्रेस कर गया। वहां से जर्नी स्टार्ट होती है वही वाली कि मेरे को नुकसान क्यों हुआ। तो उसके पीछे मैंने वर्किंग करना स्टार्ट किया कि मैंने कहाँ गलती करी, क्या दिक्कत हुई थी मेरे से जिसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ। उसके बाद मैंने डिटेल में कंटेंट रीड करना स्टार्ट किया, खुद को एडुकेट करना स्टार्ट किया कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। कि यहाँ पे जो कंपनीज अपने बिजनेस प्रॉफिट कमाती हैं वो खुद को लिस्ट कराती हैं, फिर उनका जब बिजनेस और ग्रोथ होता है, प्रॉफिट्स और बढ़ते हैं, तो शेयर प्राइसेस टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। जब ये सारी रिसर्च करी तो उसके बाद में एक्चुअल नॉलेज हुआ कि हाँ यार स्टॉक मार्केट में वाकई में पैसे कमाई जा सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं, जब वो चोट लगे 50,000 के नुकसान वाली, उसके बाद में धीरे धीरे मैं मेरी रिसर्च को और बढ़ाता गया, खुद को और एजुकेट करता गया, और धीरे धीरे मेरी सैलरी से पैसे इन्वेस्टमेंट करता गया। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनता बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में आता है कोविड। सच में कोविड ने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। मेरे को इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की लगभग लगभग 1.5 साल हुआ होगा। जैसे ही कोविड आया, जब कोविड पीक पे था, तो अपने इंडिया के अंदर लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहे थे, और स्टॉक मार्केट जो निफ्टी है वो 12,000 से गिर के 7,600 पे आ गया था। और मेरा जो पोर्टफोलियो, खैर उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं था, बट कुछ लैक्स का पोर्टफोलियो था, वो लगभग लगभग 50 से 60% गिर गया था। मैं बड़ा परेशान था उस टाइम पे, और डेली रात को इस तरह से सोता था जैसे दिल पे पत्थर रख के सो रहा हूं। बिकॉज जो मैंने सेविंग करी, जो इन्वेस्टमेंट्स करी, वो 50 से 60% नीचे हो गई हैं। बट मेरे को मेरे रिसर्च पे भरोसा था। मैंने वो बिजनेस पकड़ रखे थे जो डायरेक्टली लोगों को अपनी चीज सामान बेचते हैं। तो मेरा ये कन्विक्शन था कि जब तक हिंदुस्तान में लोग जिंदा हैं तब तक ये बिजनेस चलेंगे। तो मैंने मेरे कोई भी शेयर्स बेचे नहीं, बल्कि साथ में जैसे ही मेरी नई सैलरीज आई, मैंने नई इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं कंपनीज में नीचे दाम पे करना स्टार्ट कर दी। अल्टीमेटली हुआ क्या, लगभग 1 साल के अंदर अंदर वापस कोविड के बाद में शेयर मार्केट ऊपर आया। 7,600 से निफ्टी बढ़ के लगभग 18,000 के आसपास आया। तो उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो
वापस अच्छा खासा पॉजिटिव में आ गया। तो यहां से इंटर जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। रीजन बीइंग, मेरी रिसर्च, मेरा कन्विक्शन मेरे को और बड़ा कॉन्फिडेंस देके गया। वहां से मेरी नेक्स्ट जर्नी, यू कैन से स्टेज टू, फेज टू स्टार्ट होता है कि मेरा पैशन बनना स्टार्ट हो गया। एंड मैं ऑफिस के बाद घर आते ही डेली 3 से 4 घंटे स्टॉक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्पेसिफिकली कंज्यूमर बिजनेस के बारे में, जो एक आम इंसान डेली यूज करता है उन चीजों को या खरीदता है, वो बिजनेसेस को, उन कंपनीज को पढ़ना स्टार्ट किया, उनकी रिसर्च करना स्टार्ट की। और जहां पे मेरे को ग्रोथ पर्सपेक्टिव दिखे कि ये बिजनेस तो विद टाइम ग्रो करेंगे करेंगे, वहां पे मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करी। धीरे धीरे ये मेरी लाइफ का एक बहुत सारा टाइम दिल्ली का इस इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टिंग में जाने लगा। उसी टाइम से, यू कैन से कोरोना के बाद से ही ये मेरा एक पैशन में कन्वर्ट हुआ। और सबसे अच्छी बात क्या रही, कोरोना के बाद जब वापस स्टॉक मार्केट ऊपर 18,000 पे आया निफ्टी, उसके बाद में फिर से 2 बार बड़े करेक्शंस हुए। 18,000 से गिर के वापस वो 15,000 पे आया, और 15,000 से वापस वो ऊपर चढ़ के लगभग 26,000 के आसपास आया था लास्ट सितंबर में। और उसके बाद फिर से इसी साल 2025 में मार्च अप्रैल फरवरी में ये 21,500 के आसपास आया था। ऑल्दो वहां से भी वापस रिकवर होके 25,500 के आसपास आ गया अभी। सो कोरोना के फेज के बाद मैंने 2 मार्केट करेक्शन के फेज देखे, जहां पे मार्केट अराउंड अराउंड, स्टॉक मार्केट 15 से 20% के बीच में करेक्शन में आया। तो ड्यूरिंग दीज डेज मेरी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी थी, जो कोरोना के टाइम पे जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, जो कन्विक्शन बिल्ड हुआ था, उसी कन्विक्शन के भरोसे मैंने मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी कंटिन्यू रखी। और अभी 2 करेक्शन के फेज मैंने और देखे, उसके बाद जो आउटकम निकला मेरे पोर्टफोलियो का, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये सब जब अभी अचीव हुआ, देन मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि मैं अब इस प्रोफेशन को फुल टाइम फॉलो कर सकता हूं। सो अभी रिसेंट में, लगभग 1 महीने के अंदर पहले, मैंने मेरी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ी और इस मेरे पैशन को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। इसके पीछे 2 पॉइंट और थे। जब भी कोई इंसान अपनी जॉब करना स्टार्ट करता है, तो शुरुआत के कुछ सालों में पैसे कमाता है, तो कुछ लाइबिलिटी पाल लेता है। एक कार लोन ले लेता है, दूसरा कोई घर ले लेता है तो होम लोन ले लेता है। जैसे वो 2 लोन ले लेता है, तो उसके बाद में वो नौकरी छोड़ नहीं पाता है। और सबसे अच्छा क्या किया, मैंने लोन नहीं लिया, मैंने कार ली, कैश में उठा ली। और होम लोन मैंने लिया नहीं, मैंने ये बेहतर समझा कि मैं रेंट पे रह लूंगा। अलोंग विद दैट मेरा पोर्टफोलियो हैंडसमली बिल्ड हो गया। सेकंड, मेरी कन्विक्शन रिसर्च इतनी अच्छी थी, देन आई डिसाइडेड कि अब मैं मेरे पैशन को फॉलो करूंगा। अब मैं आपको थोड़ा आउटकम दिखाता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी का। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे, राइट, ये वाला। सो आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने मेरे जीरोधा अकाउंट का जो डैशबोर्ड है वहां से स्क्रीनशॉट निकाला है। लास्ट 1 ईयर में अराउंड अक्टूबर से पहले सितंबर था, राइट, मिड सितंबर के आसपास, ये भी अगस्त मिड सितंबर ही चल रहा है, 17 सितंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड रहा है, तो मेरा पोर्टफोलियो लास्ट के 1 ईयर में यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 11.25% का रिटर्न है, 11.25% का रिटर्न है। जबकि मिड कैप का 1.98 नेगेटिव में -2% रिटर्न है। निफ्टी 50 का लगभग उसी लेवल पे है, 25,500 उस टाइम पे था, लगभग 25,500 के आसपास अभी है, तो -1% के आसपास दिखा रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का -6.28% रिटर्न है, लगभग -6.25% रिटर्न है, राइट। तो अब जब मैं इसको कंपेयर करूं मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न से, तो मेरे पोर्टफोलियो ने, मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी ने लास्ट के 1 ईयर के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स को लगभग 17.5% से बीट किया है। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स से लगभग 17.5% ज्यादा रिटर्न मेरे को मिले लास्ट 1 ईयर में। इसी तरह से मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूं, तो मेरे पोर्टफोलियो ने लगभग 13.25% का रिटर्न ज्यादा दिया है। निफ्टी से लगभग 12% का रिटर्न ज्यादा दिया है। सो दिस इज द माई स्टॉक इन्वेस्टिंग आउटकम जो आपको मैंने दिखाया जस्ट। सो यही आउटकम मेरे को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि अब नाउ आई कैन बीट द इंडेक्सेस, जहां पे सारे इंडेक्सेस होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। और मैं मेरी अब इक्विटी इन्वेस्टिंग की जर्नी को और शार्पन बनाऊंगा और स्मार्टर बनाऊंगा, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कौन से सेक्टर की कंपनीज में मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स चूज करता हूं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, राइट।
सो मेरे इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में आता है वो बिजनेसेस जहां पे सेकुलर ग्रोथ होगी, लाइक जहां पे इंसान रहेंगे तो वो चीजें खरीदेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ माई इक्विटी इन्वेस्टिंग। यू मीन सेकुलर ग्रोथ सेक्टर्स। कोई मैं ऐसी बिजनेस नहीं पकड़ता जहां पे गवर्नमेंट से किसी उस कंपनी ने टेंडर उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट आज है कल नहीं है, आज उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला कल उसका कैंसिल हो गया। सो इन चीजों में मेरे को उतना समझ नहीं आता। मेरे को डायरेक्टली समझ में आता है कि ये बिजनेस है, ये लोग हैं, लोग चीज खरीदेंगे, विद टाइम ये बिजनेस ग्रो करेगा। तो अब उसी मेरे थीम, जो मेरी थीम है सेकुलर ग्रोथ सेक्टर, उसमें मैं कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। फर्स्ट इज रिटेल सेक्टर, मेरा फेवरेट सेक्टर है। रिटेल में वैल्यू फैशन अपैरल्स, मतलब वो बिजनेस जिन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी हैं और कपड़े बेचते हैं। कपड़े मतलब जीन्स पैंट टी शर्ट, मेंस वुमेन्स लेडीज के कपड़े, रेडीमेड कपड़े। सेकंड, ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब इंडिया में आपको पता है ज्वेलरी कितना ट्रेंड में रहता है, कितना लोग ज्वेलरी परचेज करते हैं दिवाली पे, वेडिंग सीजन के अंदर। तो ज्वेलरी हमेशा बिकती है। अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग बिजनेसेज हैं जिन्होंने अपनी ज्वेलरी शॉप्स बना रखे हैं हिंदुस्तान में अलग अलग कोने में, और जहां से लोग आके ज्वेलरी खरीदते हैं और कैश में पेमेंट करके जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वो बिजनेस जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेचने की दुकानें लगा रखी हैं और वहां जहां से अपनी वो आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान बेचते हैं। सो इस पूरी थीम का मेरा एक एजेंडा है सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर का, कि कस्टमर अभी सामान खरीदेगा और अभी पैसे देके जाएगा। मतलब उस बिजनेस को कभी ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मेरा पैसा रुका हुआ है आएगा, कभी उसका रिसीवेबल्स बढ़ेगा ही नहीं। उसकी तुरंत सामान बिका, तुरंत उसको उसका पैसा मिल गया, राइट। नेक्स्ट आता है एफएमसीजी बिजनेस। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो आपको ऑलरेडी सबको पता ही होगा कि हम डेली रोजमर्रा की चीजें जो खाते हैं वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। एफएमसीडी एफएमईजी बिजनेसेस, एफएमसीडी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। यू मीन लाइक हम घर में जो लाइक सामान यूज करते हैं, एसी टीवी फ्रिज लैपटॉप, या फिर इलेक्ट्रिक स्विचेस इलेक्ट्रिक चार्जर्स काइंड ऑफ थिंग्स, ये इसमें चीजें आती हैं जो एक इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में लाइक बैंक है, एनबीएफसी है, इनके क्या प्रोडक्ट्स एक इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करता है। किसी को लोन चाहिए, किसी को होम लोन चाहिए, किसी को गोल्ड लोन चाहिए, किसी को अपने प्रॉपर्टी पे लोन चाहिए, किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो एक एक इंसान खरीदता है। तो वो बैंक्स जो रिटेल जनता को अपना लोन देती हैं और वहां से अपना मार्जिन बनाती है, अपना प्रॉफिट बनाती हैं। सिमिलर एनबीएफसी, वो एनबीएफसीज जो केवल सिक्योर्ड लेंडिंग करती है। सिक्योर्ड लोन मतलब किसी को घर के अगेंस्ट में लोन दे दिया, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन दे दिया, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दे दिया, काइंड ऑफ थिंग्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। सो हेल्थ केयर सेक्टर में दो तरह के बिजनेस मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ। फर्स्ट इज हॉस्पिटल्स, सेकंड इज डायग्नोस्टिक सेंटर्स। हॉस्पिटल्स मतलब जब इंसान बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा ही जाएगा। हॉस्पिटल जाएगा तो वो जब हॉस्पिटल जाता है तो जो डॉक्टर्स जो उसको एडवाइस करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको एडमिट होना है कुछ होना जो भी है, वो एडमिट हो जाता है या फिर अपना ट्रीटमेंट कराता है। और जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो पहले पैसे देके बाहर निकलता है, अपना पेमेंट करके बाहर निकलता है। तो मतलब जो उसने सर्विस हॉस्पिटल के लिए ऑन द स्पॉट पेमेंट किया उसके बाद में वो हॉस्पिटल से बाहर आएगा। सिमिलरली डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पे ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और ब्लड्स की जांच करी जाती हैं। लाइक बहुत सारे कंपनीज हैं अपने इंडिया के अंदर जो डायग्नोस्टिक सेंटर रन करती हैं अलग अलग शहरों में। वहां पे भी आप जाओ, अपना ब्लड सैंपल दो और पेमेंट करो। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आपको 1 या 2 दिन बाद मिलेगी, पेमेंट पहले ही हो गई है। सो मैं क्या अगेन क्या कहना चाहता हूं, ये सारी वो थीम है जहां पे इंसान ने सर्विस ली और ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। मतलब उस बिजनेस का, उस कंपनी का कोई रिसीवेबल नहीं फंसा हुआ है। मतलब उसका कैश फ्लो मेंटेन रहेगा, कभी उसको कैश की कमी पड़ेगी ही नहीं। और जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो करता रहेगा, ज्यादा सेल्स ग्रो करेगा तो ज्यादा कैश फ्लो आएगा, तो ज्यादा कैश फ्लो आएगा उसको और एक्सपेंशन में लगाएगा और अपना बिजनेस और ग्रो कराएगा। दिस इज द एक्चुअल बेस्ट थीम ऑफ माई इक्विटी इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 7 years। नेक्स्ट सेक्टर है इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस। आपको पता है जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ी है, हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट अच्छा खासा मिला हुआ है। सो उसके अंदर एक इंसान अपने स्क्रीन पे क्या देखता है, इंटरनेट में क्या प्रोडक्ट्स यूज करता है, देयर आर लॉट ऑफ एप्स जो डेली स्क्रॉल करता है, यूज करता है, किसी से खाना मंगवाता है, कहीं पे वो लाइक अपने फेसबुक चलाता है, अमेजोन से शॉपिंग कर लेता है। दीज आर इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस जो हमेशा चलते ही रहेंगे। जब तक इंसान रहेगा तब तक ये इंटरनेट रहेगा और ये बिजनेस रन करते जाएंगे। हो सकता है कंपनीज चेंज होंगी फ्यूचर में या यही रहेंगी, आई डोंट नो, बट ये बिजनेसेस चलते रहेंगे। सो इन समरी
मैं कौन से सेक्टर को प्रेफरेंस देता हूं, जो मेरे फेवरेट सेक्टर हैं और जो मेरे को अच्छे से समझ में आते हैं कि इंसान है तो ये चीज यूज करेगा और तुरंत उस बिजनेस को, इसकी सर्विस लेकर उसको पेमेंट करके आएगा, तो कोई रिसेबल नहीं। और जब तक इंसान है ये बिजनेसेस चलते जाएंगे, और इन सेक्टर में जो अच्छा ग्रोथ करने वाली कंपनीज हैं उनको अपन पिक कर लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अपनी इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है 11-12% के आसपास चलती है, तो मैं इन सेक्टर में से वो बिजनेस चूज करूंगा जो एटलीस्ट 1.5 ऑफ नॉमिनल जीडीपी से ग्रोथ करें, मतलब एटलीस्ट 14-15% से तो ग्रोथ करें, उन्हीं बिजनेस को पकड़ूंगा मैं। यदि मेरे को 8-10% के बिजनेस ही पकड़ना है तो फिर मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही क्यों ना कर लूं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मेरे फेवरेट सेक्टर ये क्यों है और किस लिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट कंपनी की बिजनेस एनालिसिस के साथ में। तब हम लोग मिलते हैं। ठीक है गाइस, धन्यवाद, थैंक्स।